Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 10 over the permutations. Okay. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि पिछली क्लास को जहाँ पे लीव किया था, अगर मैं थ्योरी पोर्शंस को आगे बढ़ाऊँ तो उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके. तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज का सिलसिला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. और अच्छा क्वेश्चंस भी है जैसा कि मैंने लिख रखा है कि देयर आर 5 ईस्ट वेस्ट रोड्स. ओके. एंड 7 नॉर्थ साउथ रोड्स. ओके. एज सोन इन फिगर. आप ये देख पा रहे हैं कि जैसा एक फिगर में दिया गया है, और अगर हम इसको रोड कंसीडर करें जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है. ओके. मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ फिर से ताकि आपको क्लियर आ जाए कि अगर ईस्ट वेस्ट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूँ, ये नॉर्थ है. ओके. ये साउथ है. ओके. और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ओके. अगर मैं ऐसा देख लूँ तो ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 रोड्स हैं. जैसे अगर आप लोग मैप्स के अकॉर्डिंग चलें तो 1 2 3 4 5. ओके. तो जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट कितने रोड्स हैं? 5 रोड्स हैं. और नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करें तो 7 रोड्स हैं. दैट मीन्स कि इन रोड्स की हम बात कर रहे हैं. अगर मैं कलर चेंज कर लूँ दैट मीन्स कि ये रोड, ये और ये और इन लास्ट ये. ओके. तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में इस तरीके से रोड्स हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 रोड्स हैं. ओके. या 5 रोज हम 5 रोज हम कह सकते हैं. जैसे कि रोज की अगर हम बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ईस्ट और वेस्ट, इसको हम रोड कंसीडर कर रहे हैं जो भी लाइन्स है. और 7 जो है नॉर्थ साउथ रोड्स हैं एज सोन इन फिगर. ओके. अंडरस्टूड है. देन फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या रूट फ्रॉम ए टू बी. दैट मीन्स कि अगर पॉइंट ए को मैं यहाँ पे मान लूँ और बी को यहाँ पे कंसिडर कर लूँ. ओके. तो ए से बी पे पहुँचने के शॉर्टेस्ट पाथ को मुझे फाइंड आउट करना है या शॉर्टेस्ट रूट को मुझे फाइंड आउट करना है. बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छा है. ओके. तो प्रोसीड करते हैं. थोड़ा सा एक फ्रेश वे में मैं इसको बना ले रहा हूँ ताकि एक क्लैरिटी आ सके. उम्मीद करता हूँ ये अभी समझ में आ गया होगा कि रोड्स क्या है इसमें, क्योंकि ये 6x4 का एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ 6x4 हैविंग कंसिडर एज रोड्स, देयर लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर कंसिडर एज रोड्स. इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है. एज पर द क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिया था वैसा ही मैंने इसको कंसिडर कर लिया है. ओके. तो अगर मैं रोड्स की बात करूँ तो जैसे अगर मैं इसको ऐसा मान लो कि अगर ये सब वर्टिकल लाइन्स है तो मैं इसको V1 मान ले रहा हूँ. दैट मीन्स कि रोड 1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. ओके. यानी कि ये 7 रोड्स हैं. कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ. ओके. नॉर्थ इधर रहेगा और इधर साउथ रहेगा एज पर द कन्वीनियंट, जैसा कि मैप में दिया जाता है वैसे ही मैंने मान लिया है. ओके. एंड दिस इज द ईस्ट, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट. ओके. क्लियर है. तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ईस्ट वेस्ट में भी कितने दिए गए हैं? यहाँ पे 5 रोड्स दिए गए हैं. जैसा कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान रहा हूँ तो H1, ओके, H2, H3, H4 एंड H5. ओके. दीज आर द 5 ईस्ट वेस्ट रोड्स. ओके. अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जैसे अगर यहाँ पे हमें ये दे दिया गया है पॉइंट ए, दैट मीन्स कि अगर इस पॉइंट पे ए दे दिया गया है और इस पॉइंट पे बी दे दिया गया है तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि वो छोटा सा छोटा ट्रैक होना चाहिए, वो छोटा सा छोटा पाथ होना चाहिए कि ए से बी पे पहुंच सके. अच्छा, अगर पाथ हमसे पूछा गया है दैट मीन्स कि ए से बी तक पहुंचने का ट्रैक्स पूछा गया है. तो अगर हम चलने का प्रयास करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चलने का प्रयास करें, ओके, तो देखिए हम कुछ इस तरीके से चल सकते हैं. अगर मैं इस पे चलूँ तो अगर मैं ये एक स्टेप ऐसे ऊपर चलूं, ओके, एक स्टेप राइट चलूं, ओके, एक स्टेप अप, 2 स्टेप राइट. ओके. अच्छा, एक चीज ये बताना मैं भूल गया कि इसमें जितने भी हैं सब सब जो है सिंगल यूनिट डिजिट्स है. ओके. यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं वो 1 यूनिट है या 5 यूनिट, 7 यूनिट. दैट मीन्स कि इसका जो स्टेप्स हम चल रहे हैं वो सभी में क्या है? सेम होगा. मैं जितने भी स्टेप यहाँ पे चलूंगा वो हर स्टेप क्या होगा? सेम होगा. दैट मीन्स कि अगर मैं एक स्टेप अप गया तो ये भी 1 यूनिट होगा, एक स्टेप राइट गया दैट मीन्स कि वो भी 1 यूनिट होगा. ओके. तो ये अगर ट्रैक को मैं फॉलो करूँ तो क्या एक पाथ हो सकता है बी तक पहुँचने का? एग्जैक्टली. यानी कि अगर मैंने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचने का ये एक वे हो सकता है. ओके. इसी तरीके से दूसरा भी एक वे हो सकता है. जैसे
अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल्स में आप गौर करिए कि एक अप स्टेप हमने चला है। अगर ऊपर हम जाएंगे तो इसको यू लिखेंगे अप स्टेप, और राइट में जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे राइट स्टेप, ओके। और लेफ्ट में जाएंगे तो एल स्टेप लिखेंगे, ओके। एक राइट स्टेप लिया, फिर एक अप स्टेप लिया, ओके, फिर दो राइट स्टेप लिया ये, ओके, फिर दो राइट स्टेप लिया, फिर एक अप स्टेप लिया, ओके, फिर एक राइट स्टेप लिया, फिर एक राइट स्टेप लिया, फिर एक अप स्टेप लिया, फिर एक राइट स्टेप लिया। दिस इज द वे टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ओके, दिस इज द वे टू रीच फ्रॉम ए टू बी। एक ये पाथ है ए से बी तक पहुंचने का, ओके। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पाथ यहाँ पे कंसिडर करूं, दैट मीन्स कि ए से ही मैं चल रहा हूं और एक स्टेप राइट चला, ओके, फिर एक स्टेप राइट चला, ओके, फिर एक स्टेप अप चला, ओके, फिर एक स्टेप राइट चला, ओके, फिर एक स्टेप डाउन चला, ओके, फिर राइट चला, ओके, फिर अप, फिर राइट, ओके, फिर ये बी पे चले गए, ओके, फिर ये बी पे चले गए, ओके, फाइन। तो इस स्टेप के इस पाथ को अगर मैं लिखने का यहाँ पे प्रयास करूं तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि दो स्टेप इसने राइट चला है, ओके, एक स्टेप अप चला है, फिर एक स्टेप राइट चला है, फिर एक स्टेप डाउन चला है, ओके, फिर एक स्टेप राइट चला है, फिर एक स्टेप अप, एंड आफ्टर दैट दो राइट एंड एक दो तीन अप चला है, एक दो तीन, ओके। ये भी एक तरीका है, ओके। एक दूसरा तरीका अगर हम देखें, एक दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें, यानी कि अगर मैं पाथ को चेंज करूं, पाथ को अगर मैं चेंज करूं और कुछ ऐसा कंसिडर करके चलूं, ए से मैं एक स्टेप राइट गया, ओके, एक स्टेप अप गया, एक राइट, ओके, दो स्टेप अप गया, ओके, एक स्टेप लेफ्ट गया, एक स्टेप राइट गया, फिर यहां पे पहुंच गए बी पे, ओके। ये भी एक तरीका है बी पे पहुंचने का फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर इसके ट्रैक्स को मैं यहां पे लिखूं, इसको ट्रैक्स को लिखूं, तो हमने एक स्टेप राइट चला है, ओके फाइन, एक स्टेप अप चला है, ओके, और एक स्टेप हमने राइट चला है, ओके, फिर दो स्टेप हमने अप चला है, दैट मीन्स कि अप, फिर एक स्टेप हमने लेफ्ट चला है, फिर एक स्टेप हमने अप चला है, फिर 1 2 3 4 5 स्टेप हमने राइट चला है, दैट मीन्स कि आर को 5 टाइम्स, ओके। अब कुछ ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने सभी प्लेसेस को 1 यूनिट कंसीडर किया है, दैट मीन्स कि जैसे v1 से v2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, एंड सिमिलर वे में अगर जैसे h1 h2 लिखा था उसके लिए भी अगर सिर्फ 1 यूनिट है, तो आप समझिए ये जो पाथ हमने फॉलो किया है, अगर इस पाथ की हम बात करें, जो ये पाथ हमने फॉलो किया था पहला वाला, तो उसमें देखिए कितने यूनिट टोटल हमने चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10 यूनिट इस पे हम चले हैं, और हम ए से कहाँ पे पहुंच गए, बी पे चले गए। इसी तरीके से जो ये वाला ट्रैक्स हमने फॉलो किया है, जिसमें मैं एक लेफ्ट चला हूं, एक लेफ्ट, तो इसको अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मुझे 12 यूनिट्स चलना पड़ा है, या 12 स्टेप चलना पड़ा है, ओके। इसी तरीके से अगर जिसमें मैंने एक डाउनवर्ड लिया था, एक डाउनवर्ड लिया था, उसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी मुझे 12 यूनिट चलना है या 12 स्टेप चलना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर करना है या ऑब्टेन करना है, तो मुझे कभी भी डाउनवर्ड स्टेप नहीं फॉलो करना है और कभी भी लेफ्ट स्टेप नहीं फॉलो करना है। इन दोनों स्टेप्स में हमें कैसा मिल रहा है, इन दोनों स्टेप्स में मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें, नंबर ऑफ यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो 2-4 यूनिट मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा चलना पड़ रहा है। सिर्फ जिसमें मैं अप और राइट, अप और राइट, अप और राइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अप और राइट स्टेप्स को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स या मिनिमम डिस्टेंसेस को कवर करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि वन थिंग इज क्लियर हियर कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे ऑब्टेन करना है, दैट मीन्स कि यू शुड फॉलो ओनली अप एंड राइट स्टेप, ओके। आपको इग्नोर करना पड़ेगा कौन सा, लेफ्ट स्टेप और डाउन स्टेप, क्योंकि जब भी आप डाउन जाएंगे तो एक राइट जाके अप जाएंगे, दैट मीन्स कि उसमें एडिशनल यूनिट आएगा, ओके। या आप लेफ्ट में आएंगे फिर से राइट में जाएंगे तो उसमें भी एडिशनल यूनिट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर है कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ को ऑब्टेन करना है,
दैट मीन्स कि वी शुड फॉलो ओनली राइट एंड अप स्टेप। ओके, तो इसको लिखेंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि ताकि आपको एक क्लियर कट हो सके एग्जाम्पल के हेल्प से कि किस तरीके से राइट अप डाउन स्टेप्स को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मान के चल रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने कराया है ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे ऑब्टेन करना है दैट मीन्स कि यू शुड फॉलो ओनली राइट एंड अप स्टेप। ओके, वन थिंग इज क्लियर हो गया। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पे तो देखिए अगर एक एग्जांपल मैं ले लूँ, एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो जैसे एक मैं बना ले रहा हूँ। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो अगर मैं एक स्टेप अप गया यहाँ पे, दो राइट गया, एक अप गया। ओके, दो राइट, एक अप, राइट अप, राइट। ओके, यहाँ पे हमारा ए है। ओके, और यहाँ पे हमारा बी है। दैट मीन्स कि अगर इसी को एज ए एग्जाम्पल लिखूं, जो रूट हमने फॉलो किया है, जो रूट हमने ऑब्टेन किया है, तो 1 यूनिट अप। ओके, 1 यूनिट अप और दो राइट। ओके, दो राइट, फिर से एक अप, फिर से दो राइट। ओके, फिर से एक अप और फिर से एक राइट और फिर से एक अप। ओके, फिर से एक राइट। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल 10 यूनिट्स होंगे। ओके, मैं काउंट कर ले रहा हूँ, टोटल 10 यूनिट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी तरीके से और भी कोई ट्रैक अगर हम लेंगे तो उसमें भी कितने यूनिट्स आएंगे? 10 यूनिट्स आएंगे। दैट मीन्स कि 10 स्टेप्स हम मान सकते हैं। ओके, तो आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जब भी मुझे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ए वे या रूट, इट्स ए वे और रूट कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए से बी तक पहुंचने का ये एक रूट है। ओके, तो अब जो बातें अभी हमने यहाँ पे क्लियर की कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा और क्यों होगा, उसको नोट करके लिखेंगे ताकि आपको रिमेंबर भी रहे और क्लियर भी रहे कि इसका लॉजिक इसमें क्या यूज करते हैं। ओके, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डू नॉट वॉक, do not walk left and down and down side। ओके, तो वन थिंग इज कॉमन और ये आपको रिमेंबर भी रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कभी भी मुझे डाउनवर्ड और लेफ्ट को फॉलो नहीं करना है। ओके, नोट नंबर सेकंड को अगर हम लोग लिखें तो जो कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। ओके, तो अगर इस पे हम देखें तो एक नोट और लिखेंगे, एवरी शॉर्टेस्ट रूट। ओके, एवरी शॉर्टेस्ट रूट, every shortest route will contains 6 R steps, 6 R यानी कि right steps, 6 R steps and 4 V, that means कि ups step या U कर लें इसको, 4 U that means कि ups steps। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। इस एग्जाम्पल को अगर गौर से आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं अप स्टेप्स की बात करें, सिर्फ अप स्टेप्स की 1 2 3 4 एंड राइट स्टेप्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स कि इन द इंटायर क्वेश्चन जब भी हम लेफ्ट टू राइट यानी कि दैट मीन्स कि ए टू बी जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो उसमें इन 10 यूनिट्स में हमें ऑलवेज क्या ऑब्टेन होगा? ऑलवेज यहाँ पे आर जो है 6 स्टेप में आएगा और यू जो है 4 स्टेप्स में आएगा फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। दैट मीन्स कि एवरी शॉर्टेस्ट रूट विल कंटेन 6 आर एंड 4 यू स्टेप्स। ओके, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत ही लॉजिकल है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हो क्या रहा है कि अगर देखिए इसमें शॉर्टेस्ट रूट किस तरीके से मिलेगा, जैसे एक रूट ये है, अगर मैं दूसरे रूट की बात करूं, एक रूट ये है, इसको हमने मान लिया एक रूट है ये। ओके, इसी तरीके से और भी रूट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरे रूट की बात करता तो ऐसा भी कर सकते थे। ओके, ये गए, ये सिर्फ आपको बैक और डाउन नहीं आना है, बैक और डाउन नहीं आना है। तो इसमें भी आप देखेंगे इस रूट को अगर हम लोग लिखें तो 1 2 3 4 4 स्टेप क्या है? राइट। ओके, मैं लिख ले रहा हूं, 4 राइट है, एक अप है, फिर राइट है, फिर अप है, फिर राइट है, उसके बाद 2 अप है। दैट मीन्स कि इसमें भी आप देखिए 4 राइट है। ओके, 4 आर है प्लस 6 4 6
4 यू है अप स्टेप्स हैं एंड 6 आर स्टेप्स है फाइनल वे में। तो इसमें भी एक शॉर्टेस्ट पाथ ये दूसरा मुझे ऑब्टेन हुआ, लेकिन इसमें भी अगर हम अप यूनिट की बात करें तो 4 ही है और 6 आर यूनिट है। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि इन 6 राइट स्टेप्स को और 4 अप स्टेप्स को जितने तरीके से हम अरेंज कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ क्या मिलेगा मुझे, उतने नंबर ऑफ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर क्लियरली वी कैन से दैट ओके। तो हेंस फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस क्लियरली नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट्स या पाथ, रूट्स और पाथ्स will be same as number of ways of arranging 6 R steps, okay, 6 R steps and 4 U steps and 4 U steps इन ए रो, ओके, इन ए रो। जितने तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा था एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टेप्स में लिख रहा था वो क्या था, पाथ ही तो था। जैसे अगर यहाँ पे देखें यू आर आर यू आर आर यू आर यू आर, ये जो मैं एक रो में इसको अरेंज कर रहा हूँ वो क्या है, वो पाथ ही तो है। अगर इस पाथ को हम एक रो में जितने तरीके से अरेंज करेंगे उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 आर स्टेप्स हैं प्लस 4 अप्स स्टेप्स हैं, ओके, 6 आर स्टेप्स हैं 4 अप्स स्टेप हैं और ये 6 आल क्या होंगे, आल स्टेप्स आर सेम, ऑल स्टेप्स आर सेम, ओके, ऑल स्टेप्स आर सेम, ओके। और इसी तरीके से अगर आप स्टेप्स की बात करो तो ये भी ऑल स्टेप्स क्या होंगे, ऑल स्टेप्स आर सेम, इसमें भी ऑल स्टेप्स आर क्या होंगे, सेम होंगे, ओके, बहुत ही क्लियर है। इसके भी ऑल स्टेप्स क्या होंगे, सेम होंगे और इसके भी ऑल स्टेप्स सेम होंगे। तो यानी कि यहाँ पे सेम वाला कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है कि इन 6 आर स्टेप्स को और 4 अप्स स्टेप्स को जितने तरीके से हम अरेंज करेंगे उतने नंबर ऑफ क्या मिलेगा मुझे, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ओके, बहुत ही क्लियर है। तो टोटल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, या मैं ऐसे लिख ले रहा हूं 6 प्लस 4 फैक्टोरियल अपान में क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि शॉर्टेस्ट पाथ विल बी, शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 10 फैक्टोरियल, ओके, अपान में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपान में क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 2 जा 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9, ओके। दैट मीन्स कि 10 इंटू 3, ओके, इंटू 7, ओके, तो कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 गुणे 10। दैट मीन्स कि 210 वेज यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। दैट मीन्स कि 210 शॉर्टेस्ट वे यहाँ पे मुझे क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है, बस आपको थिंक करना है कैसे करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर वन लाइन में आपको करना है, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो हमें क्या करना रहेगा कि जितने स्टेप्स इसमें आर हैं वो ऑब्टेन कर लेना है। अब जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्रिड जो हमारे सामने है ये 6x4 का है, इसी तरीके से और भी हो सकता है। तो हमें क्या करना रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही फेवरेट रहा है IIT JEE का भी, ओके, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे सिंपल वे में आर स्टेप्स, दैट मीन्स कि राइट स्टेप्स को काउंट करना है, आप स्टेप्स को काउंट करना है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि अगर यहाँ पे हम राइट स्टेप्स और अप स्टेप्स को यूज करेंगे दिस विल गेट द शॉर्टेस्ट पाथ, अदरवाइज मुझे कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो मुझे अप होके राइट भी आना पड़ेगा, तो उसमें भी स्टेप्स बढ़ेंगे। अगर मैं डाउन स्टेप यूज करूंगा तो भी हमें राइट होके अप जाना पड़ेगा, उसमें भी हमें शॉर्टेस्ट रूट नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ऑब्वियस है, तो आप इसको कर सकते हैं, ओके। तो कई बार इस पर पूछा भी गया है, ओके। आगे अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बढ़ाएं तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आज सीखेंगे, ओके। नए कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक
क्वेश्चंस लेंगे जिससे एक क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट ही है और एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, गिवन लेटर्स a comma a comma a, number of ways of find number of ways of selecting one letter, ओके। एक लेटर को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, हियर ऑल लेटर्स आर सेम, या इसको थिंग्स भी कहेंगे आगे, क्योंकि क्वेश्चंस में थिंग्स भी आ सकता है। ऑल लेटर्स और थिंग्स आर सेम, सभी लेटर्स की बात करें तो वो कैसा है, सेम है। ओके, सभी लेटर्स यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लिखने का प्रयास करें, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन लेटर, ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन लेटर, ओके, एक लेटर को मुझे सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे ए, तो इसके कितने तरीके होंगे, इसमें से कोई भी एक लेटर मैं ले रहा हूं, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वन होंगे। बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही क्लियर। ओके, इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू लेटर्स, ओके, टू लेटर्स को मुझे सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो चाहे ये दोनों ए ले लें, चाहे ये दोनों ए ले लें, कोई अंतर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ए हो जाएगा, और इसके भी नंबर ऑफ वेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। ओके, कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलर वे में अगर हम लोग बोलें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री लेटर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री लेटर्स, तो फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें यहां पे, तो एग्जांपल में हम इस तरीके से ले सकते हैं, हमने ट्रिपल ए ले लिया। ओके, मैं किसी भी ए को इधर उधर करूंगा तो सिर्फ कितने तरीके बनेंगे, एक ही बनेंगे। ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा ए लेफ्ट में है, कौन सा राइट। जो व्यू मुझे नजर आएगा वो कैसा होगा, एक ही होगा। ओके, अच्छा, ये तो सेलेक्ट हमने कर लिया, लेकिन इसमें करना क्या था वो मैं समझूंगा। हेंस अगर मैं यहां पे लिखूं, हेंस नंबर ऑफ वेज ऑफ, लॉजिक यहीं से मुझे सीखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन लेटर, ओके, एटलीस्ट वन लेटर्स। अब समझिए, अगर वन लेटर बोला है तो इसका मतलब कौन सा केस हो जाएगा, कि पहला वाला केस एटलीस्ट वन लेटर लेगा, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ओके, और एटलीस्ट वन बोला है तो और हम ये भी ले सकते हैं, टू लेटर भी ले सकते हैं, इसके भी नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। और अगर एटलीस्ट वन की बात किया है तो एटमोस्ट कितने, तीनों ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि एटलीस्ट वन लेटर के केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वन लेटर, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू लेटर, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग थ्री लेटर्स, मैक्सिमम थ्री तक हम अरेंज कर सकते हैं। तो और वन लेटर होगा, और टू लेटर होगा, और थ्री लेटर होगा। दैट मीन्स कि इनकी वेज की अगर हम बात करें तो वन प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स कि थ्री हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये हमारा किसके लिए है, ए के लिए, ये हमारा क्या है, डबल ए के लिए, ये हमारा क्या है, ट्रिपल ए के लिए। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है कि नंबर ऑफ वेज अगर यहाँ पे पूछे कि एटलीस्ट वन लेटर को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे। इसी में और अगर हम बढ़ लें थोड़ा सा, तो अगर ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting any letter, any number of things, okay, any numbers of letters या things, okay, यहीं से क्वेश्चंस बिल्डअप होंगे, letters और things। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहा है कि any number of things, कोई भी तुम ले लो, okay, कोई भी things ले लो, यानी कि उसमें ये भी तो हो सकता है कि मैं एक भी ना लूं। हमारे ऊपर ये हो गया कि any number of things, okay, एनी नंबर ऑफ थिंग्स मतलब मैं जीरो थिंग्स उसमें कंसीडर कर लूं। यू विल टेक इन जीरो ऑल्सो, ओके, इन दिस केस यू विल टेक जीरो लेटर ऑल्सो, ओके, जीरो लेटर और थिंग्स ऑल्सो,
ओके। जब भी हमसे ऐसा कहेगा कि यू विल सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ लेटर्स, एनी नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे मिनिमम कुछ दिया ही नहीं, तो मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जीरो सेलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, वन वेज इसके भी हो जाएंगे कि कोई मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, और वन वेज वन लेटर के, वन वेज टू लेटर के, और वन वेज किसके हो जाएंगे, थ्री लेटर के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, फोर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किसके लिए है कि जीरो थिंग्स, जीरो थिंग्स सेलेक्ट, ओके, जीरो थिंग्स सेलेक्टेड। यहाँ पे कोई थिंग्स सेलेक्ट ही नहीं किया। ये किसके लिए है, ए को सेलेक्ट किया। ये किसके लिए, डबल ए। ये किसके लिए, ट्रिपल ए के लिए, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, फोर। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट वन करना है तो वन ही रहेगा। अगर सिमिलर हो, जो लेटर्स गिवन है, जो थिंग्स गिवन है, वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू लेटर्स, उसके भी वन वे होंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री लेटर्स, उसके भी कितने होंगे, वन होंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन का केस जब आएगा तो उसमें तीनों इंक्लूड हो जाएगा, दैट मीन्स कि वन टू थ्री, ओके। इसी तरीके से एनी नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो एनी नंबर ऑफ में जीरो का भी केस आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक भी थिंग्स हम ना लें, ओके। इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो एक भी अगर हमने यहाँ पे लेटर या थिंग्स नहीं कंसीडर किया है तो उसमें जीरो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन दैट मीन्स कि फोर हो जाएगा, ओके। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड लिखेंगे जिससे क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। नोट करके लिखेंगे, एक लॉजिक लिखेंगे और सारे क्वेश्चंस उसी पे होंगे। गिवन पी थिंग्स ऑफ सेम टाइप, ओके, गिवन पी थिंग्स ऑफ सेम टाइप, Q things of same type, Q things of same types, and R things of same type, okay. Then number of ways of selecting, then number of ways of selecting, number of ways of selecting, the number of ways of selecting any number of things, any number of things, taking at least, taking at least one thing, at least one thing, at least one thing will be equal to P plus 1, Q plus 1, R plus 1 minus 1, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। बहुत ही बेसिक होता है, बस आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला तो बहुत आसान है। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर P थिंग्स ऑफ सेम टाइप, P थिंग्स है वो सेम टाइप का है, और Q थिंग्स है वो भी क्या है, सेम टाइप है, ओके। P थिंग्स आर सेम टाइप एंड Q थिंग्स आर आल्सो सेम टाइप, ओके, and R things of also same type, then find the number of ways of selecting any number of things taking at least one, okay। any number of things यहाँ पे कह रहा है और taking at least one, that means कि one things will be selected। तो उसके नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, P प्लस वन, Q प्लस वन, R प्लस वन, माइनस वन। दैट मीन्स कि यहाँ पे P Q R थिंग्स ही दिया गया था। इस तरीके से और भी थिंग्स हो सकते हैं, तो उनको भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ओके। तो एक क्वेश्चंस लिखेंगे जिससे एक क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ओके। राइट डाउन अ क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन, ओके। कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस ऑफ एट लीस्ट
of at least one letter out of letters of word ASSASIN। ओके, देखिए यहां पे क्या करा है कि मुझे एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन करना है जिसमें एटलीस्ट वन लेटर को यूज करना है, एटलीस्ट वन लेटर को यूज करना है, और गिवन लेटर्स ASSASIN से। ओके, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं लेटर्स को रीअरेंज करके यहां पे लिखूं कौन कौन सिमिलर है, तो यहां पे डबल ए है, ओके, ट्रिपल एस है, ओके, आई है, एन है, इस तरीके से है। अब इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे। यहां पे टू थिंग्स आर सेम टाइप, ओके, और थ्री थिंग्स आर आल्सो सेम टाइप, और यहाँ पे वन थिंग्स ये जो है एक टाइप का है, वन थिंग्स एक टाइप का है, और यहाँ पे एटलीस्ट वन लेटर को यूज करना है, एटलीस्ट वन लेटर को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एबव वाला। ओके, तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, ओके, तो अगर इसको P मान ले, इसको Q मान ले, इसको R मान ले, और इसको S मान ले, तो क्या करेंगे, P+1, Q+1, R+1, S+1, लास्ट में माइनस क्या कर देंगे, 1। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2+1, ओके, 3+1, ओके, 1+1, ओके, 1+1 -1। ओके, इन द फाइनल वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि 3 × 4 × 2 × 2 -1, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 चौके 48, 48 -1, दैट मीन्स कि 47 वेज हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 47। ओके, राइट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, there are four different books there are four different books and six copies of each books find number of ways find number of ways find number of ways of selecting find number of ways of selecting at least one book। okay, find number of ways of selecting at least one book ओके, देखिए फिर से समझते हैं इसको, इस क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। देयर आर 4 डिफरेंट बुक्स एंड 6 कॉपीज ऑफ ईच बुक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बुक्स को यहाँ पे बना लूँ, ओके, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बुक्स हैं, 1 बुक्स, ओके, ये दूसरा बुक्स, ये तीसरा बुक, ओके, ये चौथा बुक्स। ओके, यहाँ पे 4 डिफरेंट बुक्स हैं, जैसा कि मैंने बना लिया। ओके, 4 डिफरेंट बुक्स हैं। ओके, अगर ये 4 डिफरेंट बुक्स हैं तो ये एक बुक है, ये दूसरी बुक है, ओके, ये तीसरी बुक है, और ये चौथी बुक है। क्वेश्चन ये गिवन है कि इसके 6 कॉपी हैं और इस बुक्स के भी 6 कॉपी है, इस बुक्स के भी कितनी कॉपी है, 6 कॉपी है, इस बुक्स की भी 6 कॉपी है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो बुक नंबर 1 है और बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 3 है और बुक नंबर 4 है, ईच बुक हैविंग 6 कॉपीज। दैट मीन्स कि बुक 1 के सिमिलर टाइप के कितने वेज हैं, सिमिलर यहाँ पे थिंग्स कितने हैं, 6। ऐसे ही बुक 2 के सिमिलर कितने हैं, 6 हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको n मान लूँ, ओके, इसको मैं
P मान लूँ और इसको मैं Q मान लूँ, इसको मैं R मान लूँ, इसको मैं S मान लूँ, दैट मीन्स कि बुक नंबर 1 के कितने कॉपीज हैं, कितने सिमिलर वेज हैं, 6 हैं। और Q के भी, यानी कि अगर मैं बुक नंबर 2 की देखूं तो इसके भी कितने सिमिलर थिंग्स हैं, तो 6, और इसी तरीके से R के भी 6, इसी तरीके से इसके भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो सिमिलर थिंग्स हैं 4 डिफरेंट बुक्स के, इनके 6 कॉपीज हैं, और सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, तो नंबर ऑफ वेज यहां पे क्या हो जाएगा, P+1, Q+1, R+1, S+1 -1। ओके, जितने सेम थिंग्स होंगे, जैसे P सेम थिंग्स, Q सेम थिंग्स, ओके, तो उस प्रोटोटाइप पे हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6+1, ओके, 6+1, ओके, फिर से 6+1, फिर से क्या लिखेंगे, 6+1, फिर से क्या लिखेंगे, 6+1 -1। एक बार आप अंडरस्टैंड कर देंगे तो इंटरप्रेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। ओके, आगे हम प्रोसीड करें तो 7 × 7 × 7 × 7 -1, दैट मीन्स कि 7 टू द पावर 4 -1, और 7 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 2401 -1, दैट मीन्स कि 2400। ओके, इतने ऐसे वेज होंगे। तो बहुत ही ऑब्वियस है, यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये रहता है कि 4 डिफरेंट बुक्स दिया गया है, तो 4 कहाँ पे यूज़ हुआ, 4 तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ ये डेटा। ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 और बुक 4, ये 4 डिफरेंट बुक्स हैं, और उनकी 6 कॉपीज इसलिए बोला गया है कि नंबर ऑफ थिंग्स को सेम किया जा सके, यानी कि बुक नंबर 1 को सेम किया गया, यहाँ पे बुक नंबर 2 को सेम किया गया, उसका एक अलग टाइप है 6 टाइप। ओके, तो इस तरीके से। ओके, अभी कुछ अलग क्वेश्चंस लेते हैं, ये तो उस लॉजिक पे हो गया। पोस्ट बॉक्स पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पोस्ट ऑफिस पे। ओके, तो यानी कि पोस्ट बॉक्सेस पे अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो इस पे सेट पैटर्न होता है, बहुत आसान भी होता है। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग, फाइंड, इसके 3-4 पार्ट होंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग, find number of ways of putting 4 different letters, 4 different letters, 4 different letters, 4 different letters, 4 different letters in 7 different post boxes, post boxes, post boxes such that। ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है बोर्ड्स एज वेल एज IIT JEE मेंस। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर। ओके, एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर्स, एनी नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 4 डिफरेंट लेटर्स इन 7 डिफरेंट पोस्ट बॉक्सेस। ओके, तो 7 डिफरेंट पोस्ट बॉक्सेस हैं और 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो मैं इसको बना ले रहा हूं थोड़ा सा। तो अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो यहां पे अगर मैं लेटर्स को ऐसे लिखूं L1, L2, L3, L4, ये हमारे पास लेटर्स हो गए। ओके, मैं इनको लेटर्स मान ले रहा हूं। ओके, ये हमारे पास 4 लेटर्स हैं। ओके, 4 लेटर्स हैं और यहाँ पे 7 पोस्ट बॉक्सेस हैं। तो पोस्ट बॉक्सेस को मैं बना ले रहा हूँ। पोस्ट बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो 7 पोस्ट बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 पोस्ट बॉक्सेस हैं। ओके, आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर, दैट मीन्स कि आप समझिएगा कि अगर मैं लेटर 1 को पिकअप करता हूं, लेटर 1 को पिकअप करता हूं, तो यहां पे पोस्ट बॉक्सेस को अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स कि अगर लेटर 1 को मैंने उठाया तो उसके सामने कितने पोस्ट बॉक्सेस हैं, 7, और 7 में से कोई भी पोस्ट बॉक्स उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स कि लेटर 1 को प्लेस करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 7। ओके,
लेटर वन को किसी भी पोस्ट बॉक्स में प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे कह दिया गया है कि एनी बॉक्सेस कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर, एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर। दैट मीन्स कि अगर L1 को मैंने उठाया तो उसके सामने 7 पोस्ट बॉक्सेस हैं और वो 7 में किसी में भी जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अप टू 7 में भी वो जा सकता है। सिमिलर वे में अगर मैंने लेटर 2 को उठाया तो वो भी किसी में भी जा सकता है। दैट मीन्स कि इसको भी प्लेस करने के कितने बेस हो जाएंगे, 7। सिमिलर वे में अगर लेटर 3 को मैंने पिकअप किया और इसको भी प्लेस करने के कितने बेस हो जाएंगे, 7, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है कि एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर्स। दैट मीन्स कि जिसमें लेटर 1 प्लेस हो गया होगा उसमें भी लेटर 2 जा सकता है, और जिसमें लेटर 2 प्लेस हो गया होगा उसमें भी लेटर 3 जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर। दैट मीन्स कि वन बॉक्स इज आल्सो एबल टू कंटेन 4 लेटर्स। ओके, ये चारों लेटर्स को कंटेन कर सकता है कोई एक बॉक्स। इसी तरीके से अगर मैं लेटर 4 की बात करूं तो वो भी किस में जा सकता है, इन सभी 7 में जा सकता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बताना है, और लेटर 1 का लेटर 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, लेटर 2 का लेटर 3 और 4 से कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि ईच लेटर आर इंडिपेंडेंट, कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। और अगर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे, एट ए सेम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि 7 की टू द पावर 4 वेज हो जाएंगे, तो 2 4 0 1 क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ फेस हो जाएंगे। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही आसान होता है। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है कि दैट मीन्स कि एनी नंबर ऑफ लेटर, एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर। ओके, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसका पार्ट 2 क्या कहता है, इसका पार्ट 2 ये कहता है कि एनी बॉक्स दैट मीन्स कि पोस्ट बॉक्स, एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड, एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 लेटर, मोर देन 1 लेटर्स। ओके, कि यहां पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी बॉक्स, अगर मैं लेटर्स को लिख ले रहा हूं, ओके, L1 L2 L3 L4, ओके, ये लेटर्स हैं। बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो जो बॉक्सेस हैं हमारे सामने, बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो मैं इंडेक्सिंग भी कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि एनी बॉक्स, ओके, एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 लेटर्स। दैट मीन्स कि आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वेज मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वेज, अगर मैं लेटर 1 को पिकअप करता हूं, ओके, लेटर 1 को मैं पिकअप करूंगा तो लेटर 1 को प्लेस करने के लिए अभी स्टार्टिंग में इनिशियली कितने नंबर ऑफ फेस हो जाएंगे, 7। क्यों, क्योंकि वो किसी भी पोस्ट बॉक्स में डाला जा सकता है। ओके, लेटर 1 के लिए यहाँ पे कितने पोस्ट बॉक्सेस हैं, 7। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 लेटर्स। दैट मीन्स कि अगर लेटर 1 इस 4 में चला गया होगा, हम ये मान ले रहे हैं। ओके, अगर हम ये मान लिए कि लेटर 1 किस में चला गया, पोस्ट बॉक्स नंबर 4 में चला गया, ओके, पोस्ट बॉक्स नंबर 4 में चला गया, तो अब ये कोई और भी लेटर को नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 लेटर। दैट मीन्स कि 1 बॉक्स कंटेन ओनली 1 लेटर। ओके, तो अभी रिमेनिंग अगर मैं लेटर 2 को उठाऊं तो इसके लिए कितने बॉक्सेस बचेंगे, इसके लिए सिर्फ 7 में से 6 बॉक्सेस बचेंगे। सिमिलर वे में अगर लेटर 2 इसमें चला आया, ओके, तो अभी लेटर 3 के लिए कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। सिमिलर वे में अगर मैं लेटर 4 को उठाऊंगा तो हमारे सामने सिर्फ कितने बॉक्सेस बचेंगे, 4 बॉक्सेस आर अवेलेबल टू प्लेस लेटर 4 इन द रिमेनिंग बॉक्सेस। तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा 84, 82 दूना 84। दैट मीन्स कि 840 क्या हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे। 840 क्या हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे। बहुत ही ऑब्वियस है, आपको बस अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 लीटर्स के लिए ये केसेस हो जाएंगे। इसके थर्ड और लास्ट पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो इसका लास्ट पोर्शन कुछ इस तरीके से है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ, नंबर ऑफ वेज
if conditions any box cannot hold any box cannot hold all the letters ओके। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को समझने का और इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। अगर लेटर्स की बात करें तो लेटर्स हमारे सामने L1 L2 L3 L4 दीज आर द लेटर्स ओके। बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो बॉक्सेस हमारे सामने यानी कि पोस्ट बॉक्सेस इन द सेंस पोस्ट बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 ओके फाइन। तो ये हमारे सामने बॉक्सेस हैं, इंडेक्सिंग में कर ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो ये 7 बॉक्सेस हैं। अब ये क्या कह रहा है हमसे, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड ऑल द लेटर्स ओके। यानी कि कोई भी बॉक्स ऑल लेटर को होल्ड नहीं करेगा। अगर ऑल को नहीं होल्ड करेगा दैट मीन्स कि 3 को होल्ड करेगा, यानी कि 1 से लेकर 3 लेटर को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। और अगर ऑल लेटर्स को हम होल्ड करा दिए, ऑल लेटर्स को होल्ड करा दिए तो वो हमारा क्या होगा, रॉन्ग केस होगा। ऑल लेटर्स को जैसे ही अगर वो कंसीडर करेगा तो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग केस हो जाएगा। तो मुझे ऑल केसेस को नहीं लेना है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एक बॉक्स वो ये कर ले कि वो किसी ऑल 4 लेटर्स को अगर इंक्लूड कर लेगा ओके, ऑल 4 लेटर्स को अगर इंक्लूड कर लेगा दैट मीन्स कि समझने का प्रयास करते हैं। एक बॉक्स में बना रहा हूं, जैसे यहां पे हमने बना लिया बॉक्स नंबर 4 और इसमें लेटर 1 भी आ गया, इसमें लेटर 2 भी आ गया, लेटर 3 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लेटर्स होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर इसमें लेटर 4 भी आ गया तो ये कैसा केस हो जाएगा, रॉन्ग केस। ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग केस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि एनी बॉक्स कैन नॉट होल्ड ऑल द लेटर्स। अगर सभी लेटर्स को होल्ड कर लिया तो वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग केस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग केस हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, लेटर 1 को भी होल्ड कर लिया, लेटर 2 को भी होल्ड कर लिया, 3 और 4 को भी होल्ड कर लिया। दिस इज द रॉन्ग केस। दैट मीन्स कि इंटायर केस में से मुझे ऐसे केस को हटाना पड़ेगा जिसमें ऑल लेटर्स को होल्ड कर लेगा कोई भी बॉक्सेस। दैट मीन्स कि अगर मैं नंबर ऑफ वेज यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो 7 टू द पावर 4 ये टोटल केस होंगे, तो ऑल पॉसिबल केसेस होंगे, ऑल पॉसिबल केसेस होंगे ओके, जिसमें एक लेटर किसी में जाएगा, किसी में नहीं भी जाएगा और किसी में टोटल भी चला जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट था, 1 पार्ट की अगर हम बात करें तो एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लेटर ओके, यानी कि एक बॉक्स कोई भी कितना भी नंबर लेटर ले सकता है ओके। तो ये ऑल पॉसिबल केसेस होंगे। इसमें से मुझे रॉन्ग केस को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कितना होगा, 7 होगा। वो 7 कैसे आएगा कि अगर कोई बॉक्सेस है ओके, ये L1 को भी ले लिया, L2 को भी ले लिया, L3 को भी ले लिया, L4 को भी ले लिया, तो ये केस एक है, ये 1 केस ओके, 1 केस ओके। एंड सच टाइप ऑफ कितने केसेस होंगे, 7 केसेस होंगे कि अगर बॉक्स 1 ये कंटेन किया है इस तरीके से तो एक केस हो गया, इसी तरीके से बॉक्स 2 अगर कंटेन किया है वो दूसरा केस हो गया, बॉक्स 3 करेगा तीसरा केस हो गया। यानी कि टोटल 7 बॉक्सेस हैं, तो टोटल कितने वेज यहाँ पे हो जाएंगे, 7 केसेस हो जाएंगे रॉन्ग केसेस के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल केसेस माइनस रॉन्ग केसेस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और रॉन्ग केस को हमें सदैव क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है टोटल में से। और यहाँ पे रॉन्ग केस 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से 7 बॉक्सेस हैं और 7 बॉक्सेस में से अगर मैं एक बॉक्स की बात करूं तो उसमें अगर 4 लेटर्स आ जाएंगे तो वो रॉन्ग केस होगा। इसी तरीके से 7 केस यहाँ पे बनेंगे, 7 में से कोई भी किसी की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो ऑल लेटर्स को होल्ड करने की। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो 7 टू द पावर 4 की अगर हम बात करें तो कितना आता है, 2401 आता है, माइनस का क्या कर देंगे 7, तो यहां से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने पे ओके फाइन, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 2394 ओके। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 11 में से 7 गए 4 9 और 3 2 फाइन ओके। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे क्या करना रहता है, लॉजिक लगाना होता है,
उल्टा भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सा सेम होगा, ऑल पॉसिबल केसेस होंगे, किस में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये पोस्ट बॉक्सेस पे इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान होता है, ये 3-4 केसेस को लेके इस तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा होगा। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके फाइन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एज वेल एज आईआईटी जेईई। लिखते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation x into y into z equal to 330 where x comma y comma z belongs to I plus। बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस मुझे ऑब्टेन करना है इस इक्वेशंस की कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 330 सच दैट कि x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आई प्लस। दैट मीन्स कि इंटीजर वैल्यू लेना है, वो भी मुझे पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वैल्यू इसको नहीं लेना है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं, अपकमिंग क्लास में मैं लूंगा कि इसमें एडिशंस पे किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर थिंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन अगर इस टाइप का पूछा जाता है कि x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ दिया होगा, तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, अगर इसका सॉल्यूशंस की हम बात करें, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ओके, जो यहाँ पे गिवन है 330, उसके अगर मैं प्राइम फैक्टर, ओके, फर्स्टली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330 ऑब्टेन्ड। ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स को हम ऑब्टेन कर ले रहे हैं। दैट मीन्स कि 330 को अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 5 30 और 11 में 330। ओके, ये आ जाएगा 330। ओके, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, जिसको और अलग फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो इसको ऐसे करने के बाद अब हम अगर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो x को अगर हम 2 ले लें, y को अगर हम 5 ले लें, ओके, y को अगर हम 5 ले लें और z को यहाँ पे 3 और 11 ले लें, तो क्या एक सोल्यूशन होगा? एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो कितना मिलेगा? मुझे 330 मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो हमने लिया है, ये x y z की वैल्यूज, ये सब क्या होंगे? एक सोल्यूशन होगा। ओके, it's a possible solution of this equation। इस इक्वेशन का एक पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूसरा ले लूं कि x इक्वल टू 2 इंटू 5 ले लूं, y इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूं, ओके, और z इक्वल टू मैं 11 ले रहा हूं। ओके, तो ये भी एक सोल्यूशन है, आप गौर से देखिएगा, तो ये भी एक क्या है? सोल्यूशन है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। ओके, ओके, this is also a solution। okay, fine। okay, fine, this is also a solution।
अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्स वाई जेड को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इन फैक्टर्स को इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जितने तरीके से हम इसमें इनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसको हम एक्स वाई जेड में क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। ओके फाइन। तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन यहां पे लिखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि क्लियरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन will be same as the number of ways of distributing 2 3 5 11 among x y z। ओके, यानी कि x y z में जितने तरीके से 2 3 11 2 3 5 11 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहा है, डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहा है। यानी कि हम जितने तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। अब देखिएगा, समझिएगा इसको, अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ वेज की यहाँ पे हम बात करें, नंबर ऑफ वेज, अगर मैं यहाँ पे 2 को पिकअप करता हूँ, 3 भी है हमारे सामने, 5 है, 11 भी है हमारे सामने। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं, ओके, तो अगर मैं 2 को पिकअप करता हूं तो 2 को किसी में भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, यानी x को भी मैं दे सकता हूं, y को भी दे सकता हूं, z को भी दे सकता हूं। यानी कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3। सिमिलर वे में ऐसे ही 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। 5 को भी एक्स वाई जेड में से किसी में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इसके भी कितने वेज हो जाएंगे, 5। इसी तरीके से 11 को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। ओके, 11 को भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3 टू द पावर 4, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 81। कितने हो जाएंगे, 81 वेज हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो एडवांस हो। यानी कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो इन प्राइम फैक्टर्स को इन वेरिएबल्स में जितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 81 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें समझिएगा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, अगर मैं देखूं कि इन दिस केस, ओके, इन दिस केस की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 2 इंटू 3, y इक्वल टू 5 इंटू 11, ओके, 5 इंटू 11, ओके, एंड z इक्वल टू 1 भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ओके, एंड इन दिस केस आल्सो अगर हम बात करें, दिस इज आल्सो ए सोल्यूशन। ओके, अगर इन दिस केस हम बात करें तो x इक्वल टू 1, ओके, और y इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ओके, एक ही में सारे फैक्टर्स को, और z इक्वल टू 1 इन दिस केस आल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो ऐसे केसेस में हम इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं है। यानी कि हम जो प्राइम फैक्टर्स है उनको जितने तरीके से इनमें इन वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो फाइनल वे में हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक, अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर में उसमें नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से PDF फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे इसको एंड भी किया जा सकता है, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम कराएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।